Hello everybody, welcome to our YouTube channel. As we already discussed the chapter 1, that is our environment. So in this video I'm going to explain you chapter 2, that is ecosystem. So जो हमारा ये बुक था BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसका हमने जो है चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर 2 इज इकोसिस्टम, राइट। सो बेसिकली इस चैप्टर के जो है ना बेसिकली मेन जो जो भी जो है ना इसका ए टू जेड जो भी नोट्स है, बिल्कुल हमने बहुत ही डिटेल्ड मैनर बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हेडिंग है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। सो यहाँ पे एक हेडिंग हमने डाला, फिर उसका डेफिनेशन विद द वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज वेयर एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। सो ये यहाँ से आपका आ सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। सो बेसिकली अब हमें इसमें बताना है कि जो है ना अपना इकोसिस्टम क्या है, राइट। सो इन सब के बारे में हमें सब कुछ डिस्कस करना है। सो द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द world by a famous British ecologist named A.G. Tansley in the year 1935. So basically इसका origin कहाँ से आया इकोसिस्टम का? इकोसिस्टम का origin आया पहली बार 1935 में 1935 में एक फेमस ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट सर A.G. टैंसली उसका नाम था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। To understand it in the easiest way possible, an ecosystem is a natural community where living things, plants, animals, birds and insects and non-living things, water, sunlight, air and rocks exist together, depend on each other and interact constantly to form a perfectly balanced system। यानी इसमें जो है ना इकोसिस्टम जो है ना एक ऐसा नेचुरल कम्युनिटी है जहाँ पर जो है सारे जो पेड़ पौधे आ गए, सारे एनिमल्स जानवर आ गए, सारे पंछियाँ आ गई, पंछियाँ जो बर्ड्स होता है, सारे इंसेक्ट्स आ गए और नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पानी, सनलाइट, हवा और पत्थर सब भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि ये जो है ना ये एक साथ जो है ना रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और कॉन्स्टेंटली जो है ना आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, राइट। सो इसीलिए जो है ना ये एक परफेक्टली एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाते हैं, interact constantly to form a perfectly balanced system. Think of an ecosystem as a giant natural machine where every single part has a specific job. So, इसे जो है ना एक जाइंट नेचुरल मशीन की तरह आप समझ सकते हैं, यानी एक बहुत ही विशाल नेचुरल सिस्टम, नेचुरल मशीन के जैसे इसे आप समझ सकते हैं। बेसिकली जिसमें जो ना हर सिंगल पार्ट का जो है ना एक स्पेसिफिक जॉब होता है, एक स्पेसिफिक काम होता है, राइट। सो एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर अ स्मॉल विलेज पॉन्ड। इन दिस पॉन्ड यू हैव ग्रीन एल्गी प्लांट्स floating on the water, small fish eating the algae, big fish eating the small fish and frogs sitting on the mud. You also have the water itself, the sunlight warming the pond and the mud at the bottom. The fish cannot survive without the water and oxygen, and the plants cannot grow without the sunlight and mud. All these living and non-living parts working together beautifully in that specific area make the pond an ecosystem. सो एग्जाम इसमें जो है ना एक पॉन्ड बोले तो तालाब का जो है ना एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है ना इसमें बताया गया कि एक छोटे गांव का तालाब में जो है ना ग्रीन एल्गा रहता है, बोले तो प्लांट्स, यानी ग्रीन एल्गा जो है ना पानी पर जो तैरता है, जो तैरता रहता है, यानी उसे जो है ना छोटी मछलियाँ जो है ना एल्गी को खाती है, जो एल्गा रहता है उसको खाती है, और बड़ी मछलियाँ किसे खाती है, छोटी मछलियों को खाती है। और फ्रॉग्स फ्रॉग्स बोले तो जो मेंढक मिट्टी पर बैठते हैं। इसके इसके साथ ही जो है ना वहाँ जो है पानी, सनलाइट और जो मिट्टी मिट्टी बोले तो जो मड होता है भी है। तो मछलियाँ पानी और ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकती, और प्लांट्स जो है सनलाइट के बिना नहीं उग सकते हैं। सो
जब ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स एक साथ जो है ना मिलकर काम करते हैं, तो वो तालाब बोले तो पॉन्ड का जो है ना एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो आपने देखा कि एक पॉन्ड में कितना बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल नाउ। Ecosystems can vary greatly in size. A single drop of dirty water filled with microscopic bacteria is a tiny ecosystem. A large desert, a massive ocean, and a huge rainforest are examples of giant ecosystem. The entire Earth itself can be considered one massive global ecosystem, often referred as the ecosphere. यानी इसका मतलब ये है कि जो है ना इकोसिस्टम जो है ना छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं, पर एक डर्टी वाटर की जो है ना बूंद जिसमें बैक्टीरिया है, वो एक टाइनी इकोसिस्टम है, राइट। यानी एक छोटी सी बूंद भी जो है ना एक इकोसिस्टम दिखा रहा है। एक बड़ा डेजर्ट या ओशन बोले तो समुद्र या रेन फॉरेस्ट जो है जाइंट इकोसिस्टम के जो है एग्जाम्पल्स हैं। सो पूरा अर्थ को भी जो है ना एक मैसिव ग्लोबल इकोसिस्टम माना जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोस्फेयर कहते हैं। सो आई होप गाइज आपको इसका समझ में आ गया होगा जो हमने ये टॉपिक पढ़ा, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। सो आपसे जो है ना एग्जाम में पूछ सकता है कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझाइए, यानी इकोसिस्टम का जो भी स्ट्रक्चर है, सो ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो किस तरीके से आप समझाओगे वो सब हम डिस्कस करते हैं। Every ecosystem, regardless of whether it is found in the freezing Arctic or the burning Sahara Desert, consists of two main structural parts. These are the abiotic non-living structure and the biotic living structure. सो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया, सो एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी इसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि चाहे इकोसिस्टम जो है ना फ्रीजिंग आर्कटिक में हो, ठंडे इलाके में, या बर्निंग सहारा डेजर्ट में हो, गर्म इलाके में, उसके जो है ना दो ही मेन स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। दो चीज़ में कैटेगराइज किया गया है, एक जीवित और एक अजीवित, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, एक एबायोटिक एक बायोटिक। तीनों का मतलब सेम है ना। सबसे पहले बढ़ते हैं अबायोटिक स्ट्रक्चर नॉन लिविंग पार्ट्स में। सो abiotic structure non-living parts, these are the physical environments that provide the necessary conditions for life. They include climate factors like so सबसे पहला अपना एबायोटिक फैक्टर्स में आ गया क्लाइमेट फैक्टर्स। यानी जो एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ये वो फिजिकल एनवायरनमेंट है जो लाइफ के लिए ज़रूरी कंडीशंस देता है, बट दैट इज़ नॉन लिविंग, राइट। नाउ सबसे पहले फैक्टर पढ़ते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स। Sunlight, temperature, wind, and rainfall. The amount of rain and heat directly decides what type of plants will grow in an ecosystem. A place with heavy rain becomes a forest ecosystem, while a place with no rain becomes a desert ecosystem. So basically इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ना सनलाइट, टेम्परेचर, विंड और रेनफॉल आते हैं, यानी किसी जगह पर कितनी बारिश और गर्मी है, यही डिसाइड करता है कि वहाँ किस तरह के प्लांट्स उगेंगे। सो बेसिकली अगर जहाँ पे हैवी रेन होगा तो उसका मतलब क्या है, वहाँ का फॉरेस्ट सिस्टम होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा। और जहाँ पर रेन नहीं होगा, वेयर नो रेन, वहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर क्लियरली समझे, जहाँ बारिश होगी वहीं जंगल झाड़ी ये सब होंगे, पेड़ पौधे, और जहाँ बारिश होंगे ही नहीं वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे, वो डेजर्ट इकोसिस्टम में आएंगे। आई होप गाइज आपको क्लाइमेट फैक्टर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम एडेफिक फैक्टर्स में। सो Edific factors. So the word edific refers to soil, the texture of the soil, the minerals present in it like calcium and iron, and its moisture content
आर क्रूशियल फॉर प्लांट्स रूट्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग। यानी इसका मतलब ये है कि एडेफिक का मतलब जो है ना मिट्टी होता है, बोले तो सॉइल से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो है सॉइल का टेक्सचर, उसमें जो मौजूद जो भी मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, और उसकी नमी बोले तो मॉइस्चर प्लांट्स के जो ना रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एबायोटिक components. Now let's going to discuss the third component, that is inorganic and organic substances. So inorganic elements like carbon, nitrogen and oxygen are needed by bodies to function. Organic substances like proteins, carbohydrates and dead decaying leaves link the living world to the non-living world. यानी इसका मतलब ये है कि जो अपने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले गाइस आप ये समझो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो कि बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या होते हैं, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जो डेड लीव्स हो गया, जो लिविंग वर्ल्ड को नॉन लिविंग वर्ल्ड से लिंक करते हैं। सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अबायोटिक component, that is inorganic and organic substances. Now let's going to discuss the second, that is biotic structure. Second structure name as biotic structure. Biotic structure means living parts, trophic levels, यानी जो जीवित parts होते हैं। So the living organisms in an ecosystem are highly organized based on how they get their nutrition. This arrangement is called the trophic structure. Trophic means related to feeding and nutrition. There are distinct levels. So, इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। यानी ये जो है ना हरे प्लांट्स और ट्रीज हैं जो इकोसिस्टम को एब्सोल्यूट फाउंडेशन देते हैं। यानी ये जो है ना फोटोसिंथेसिस के मैजिक प्रोसेस से सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना खाना जो है ना खुद बनाते हैं। वो किस में आते हैं, लेवल 1 में। बट लेवल 1 पढ़ने से पहले सबसे पहले आप समझो बायोटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे और अच्छी तरीके से। सो बेसिकली जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ना उनके खाना लेने के तरीके के हिसाब से अरेंज किया जाता है। जो भी अपने जस्ट अ सेकंड गाइस, जो भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित होते हैं, जीवित यानी जो अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो है ना खाना लेने के तरीके से उनके हिसाब से अरेंज किया गया है, यानी किस तरीके से खाना वो ले रहे हैं, जिसे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहा गया है। कौन सा स्ट्रक्चर कहा गया है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, यानी फीडिंग से रिलेटेड कहते हैं। सो इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल 1, प्रोड्यूसर्स बोले तो ऑटोट्रॉफ्स। बेसिकली गाइस ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। यानी ये हरे प्लांट्स और ट्रीज हैं जो इकोसिस्टम का जो है ना एब्सोल्यूट फाउंडेशन है, जो फोटोसिंथेसिस के मैजिक प्रोसेस सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ये अकेले ऐसे क्रिएचर है जो है ना सोलर एनर्जी को केमिकल फूड एनर्जी में बदल सकते हैं। सो ऑटो मीन्स सेल्फ। दीज आर मेनली ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज। They are the absolute foundation of the ecosystem. Using a magical natural process called photosynthesis, they take sunlight from the sky, water from the soil, and carbon dioxide from the air to cook their own food. यानी जो है ना ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर दी ओनली एंटिटी इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी एंड टर्निंग इट इनटू द केमिकल फूड एनर्जी। यानी ये केवल यही एंटिटी है जो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। Now let's going to discuss the second level of trophic level, that is primary consumers बोले तो herbivores. So ये क्या होता है समझो। These are strict vegetarians. They directly eat the green plants and leaves. They act as the primary energy transfer link from plants to animals. Examples include cows हो गए, goats, deer, rabbits and grasshopper. सो बेसिकली सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है,
जो अपने प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोरस, ये जो है ना बेसिकली ये एक टाइप से स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, यानी ये वेज से ही रिलेटेड सब कुछ खाते हैं, यानी ये डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स और लीव्स खाते हैं, पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, जैसे गाय हो गया, राइट, बकरी हो गया, गोट्स, डियर हो गया, रैबिट्स हो गया, ग्रास ऑफर्स हो गया। ये जो है बेसिकली प्लांट से जो है ना एनर्जी को एनिमल्स तक पहुंचाने का एक प्राइमरी लिंक का काम करता है। नाउ ट्रॉफिक लेवल 3 सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोले तो स्मॉल कार्निवोरस। सो these are meat eating animals that hunt and eat the plant eating herbivores, for example a frog eating a grasshopper or a fox hunting a rabbit। सो बेसिकली जो है ना ट्रॉफिक लेवल 3 में क्या होता है, इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं। बेसिकली ये मीट ईटिंग एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस का शिकार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक मेंढक जो है वो ग्रास हॉपर को खाता है। सो ये एक फॉक्स फॉक्स बोले तो लोमड़ी, जो लोमड़ी किसको खाती है, जो रैबिट का शिकार करती है, राइट। सो ये एक टाइप से लेवल जा रहा है, ये उसको खाएगा वो उसको खाएगा, राइट। सो ये कौन से आते हैं, छोटे कॉर्निवोरस में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। नाउ लेट्स गोइंग टू डिस्कस ट्रॉफिक लेवल 4, दैट इज टर्सरी कंज्यूमर्स, मतलब टॉप कार्निवोरस यानी टॉप टाइप के। दीज आर द एपेक्स प्रीडेटर्स ऑफ द इकोसिस्टम। दे ईट द स्मॉलर कार्निवोरस, they sit at the top of the food chain and are rarely hunted by other animals. Example includes lions, tigers, eagles, and great white sharks. So बेसिकली ट्रॉफिक लेवल 4 में जो है टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं, टॉप कार्निवोरस। इनका बेसिकली ये काम होता है इकोसिस्टम में कि ये टॉप टॉप पे ये रहते हैं, टॉप एपेक्स प्रेडेटर्स हैं ये सब। बेसिकली ये छोटे कार्निवोरस को खाते हैं, जो हमने जो पढ़ा ऊपर, जो स्मॉल कार्निवोरस, जो छोटे कार्निवोरस थे, जो टर्सरी कंज्यूमर्स रहते हैं वो स्मॉल कार्निवोरस को खाते हैं, छोटे कार्निवोरस को। और इन्हें जो है ना आमतौर पर जो है ना कोई दूसरा एनिमल नहीं खाता। सो इसमें कौन कौन आ गए, जैसे लायंस हो गया, टाइगर्स हो गया, ईगल्स हो गया, और वाइट जो बड़े बड़े ग्रेट वाइट शार्क्स होते हैं वो हो गया। नाउ आई थिंक यस इट इज़ द लास्ट पॉइंट। सो डिकम्पोजर्स क्या होता है ये समझो। Decomposers, microconsumers. When plants lose their leaves or when animals die, their dead bodies do not just pile up. Microscopic bacteria and fungi break down these dead bodies. They eat the rotting flesh and release the hidden nutrients back into the soil, acting as nature's ultimate cleaning staff. So basically इसका मतलब ये है कि डिकम्पोजर्स का मतलब होता है माइक्रो कंज्यूमर्स, यानी जब जो है ना प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं या एनिमल्स मरते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है ना उनकी डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। सो ये रॉटिंग फ्लैश को जो है ना कहकर हिडन न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। सो ये एक्टिंग एज क्या काम करता है, अल्टीमेट क्लीनिंग स्टाफ का। सो ये नेचुरल रिसाइकल प्रोसेस में भी आप इसे ऐड कर सकते हो। नाउ अब हम बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम पे, यानी इकोसिस्टम का क्या क्या फंक्शंस हैं। सो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम या डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, इस तरीके से। सो इकोसिस्टम काम कैसे करता है बेसिकली हमें ये समझाना है। सो an ecosystem is a highly active working system. It mainly performs two major functions that keep life on Earth running smoothly: energy flow and nutrient cycle। यानी इकोसिस्टम जो है ना एक हाईली एक्टिव सिस्टम है जो लाइफ को जो है ना स्मूथली चलाने के लिए दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब कौन कौन से वो दो मेजर फंक्शंस हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे विद ए वेरी परफेक्ट मैनर। सबसे पहला फंक्शन 1 जिसमें काम होता है एनर्जी फ्लो एंड द 10% लॉ। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी फ्लो एंड द 10% लॉ
बेसिकली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन, यानी अर्थ पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, वो है सन। व्हेन ए प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट इट क्रिएट्स एनर्जी। When a deer eats the plant, that energy flows into the deer. When a tiger eats the deer, the energy flows into the tiger. This step by step movement of energy is called energy flow. So, बेसिकली देखना यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है जिसमें बता रहे हैं कि जिससे जो प्लांट जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाता है, और डियर जो है, जो हिरन जो है, वो प्लांट को खाता है। सो वो जो एनर्जी जो भी बना, जो एनर्जी फ्लो जो हुआ, वो डियर के पास पहुंच गया। अब उस हिरन को कौन खाता है? टाइगर खाता है। अब जो एनर्जी था वो टाइगर के पास एनर्जी चला गया, राइट। सो इसे क्या कहते हैं? इसे एनर्जी फ्लो कहते हैं, राइट। सो बेसिकली इसके जो है ना दो रूल्स हैं, दो स्ट्रिक्ट रूल्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला है, दे आर टू वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट एनर्जी फ्लो। देयर आर टू वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट एनर्जी फ्लो। सो पहला रूल्स हम पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो पहला रूल्स में किसकी बात होती है? अनडायरेक्शनल फ्लो। सो energy always moves in one single direction. It flows from the sun, plants, herbivores, carnivores. Energy never flows backward. A tiger cannot give energy back to a deer, and a plant cannot give energy back to the sun. अनडायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है ना हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे सन से गया प्लांट्स की तरफ, प्लांट से गया ये हर्बीवोरस की तरफ, हर्बीवोरस से गया कार्निवोरस की तरफ। यानी जो है ना ये कभी बैकवर्ड यानी पीछे फ्लो नहीं कर सकता। एक टाइगर जो है ना अपनी एनर्जी वापस डियर को नहीं दे सकता, उसी तरह एक प्लांट्स अपनी एनर्जी वापस सन को नहीं दे सकता। Now, let's going to discuss the second strict rules, that is Lindemann's 10% law. A famous scientist named Raymond Lindemann discovered a shocking rule about nature. When energy moves from one animal to another, a massive amount of it is wasted. When a deer eats grass, it uses 90% of that energy to run, breathe, and stay warm, body heat. Only 10% of the energy is stored in its meat. So when a tiger eats the deer, the tiger only gets 10% of the original energy, because so much energy is lost at every step. Natural food chains are very short, usually ending after three or four steps. सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो लिंडेमैन्स 10% लॉ है इसमें ये बताता है कि ये नेचर जो है ना, ये नेचर का एक शॉकिंग रूल है जो साइंटिस्ट रेमंड लिंडेमैन ने डिस्कवर किया था। जब एनर्जी जो है ना एक एनिमल से दूसरे में जाती है तो बहुत सारी एनर्जी जो है ना वेस्ट हो जाती है। उसी तरह जब जो है डियर घास खाता है वो 90% एनर्जी जो है ना दौड़ने, सांस लेने और बॉडी हीट में यूज़ कर लेता है। सिर्फ 10% जो है ना उसके मीट में स्टोर होता है। तो जब टाइगर डियर को खाता है उसे ओरिजिनल एनर्जी का सिर्फ कितना मिलता है? 10%। सो सो बेसिकली इस हैवी लॉस की वजह से जो है ना नेचुरल फूड चेन जो है बहुत छोटी होती है, यानी 3 से 4 स्टेप्स की ही होती है। Now let's going to discuss function 2, that is nutrient cycle. So इसमें आ जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, यानी while energy is lost as heat, physical nutrients like carbon, water and nitrogen are never lost. They move in a continuous circle. A plant absorbs nitrogen from the soil to grow. A rabbit eats the plants. When the rabbit dies, decomposers break down its body and push the nitrogen straight back
into the soil, ready for a new plant to use. This beautiful never ending recycling of natural chemicals is called nutrient cycle. सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? जो फंक्शन टू है अपना, न्यूट्रिएंट साइकिल बायोजियोकेमिकल्स, इसमें जो है ना, एनर्जी भले ही वेस्ट हो जाए पर फिजिकल न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन जो है ना, कभी वेस्ट नहीं होते हैं। वो एक सर्कल में घूमते रहते हैं। यानी एक प्लांट ग्रो करने के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन लेता है, रैबिट प्लांट को खाता है। जब रैबिट मरता है तो डिकम्पोजर्स जो है ना, उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन को सीधा वापस मिट्टी में डाल देते हैं ताकि नया प्लांट यूज कर सके। सो इस ब्यूटीफुल नेवर एंडिंग साइकिल को हम क्या कहते हैं? इस ब्यूटीफुल नेवर एंडिंग रिसाइकलिंग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, राइट? सो यस, इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। सो जैसे कि आपने देखा ना, जैसे नाइट्रोजन कैसे मिट्टी से आया था वापस फिर मिट्टी में ही चला गया, राइट? सो इसी तरह अपना थर्ड पॉइंट होता है ख़त्म, जिसमें हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो है फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। अब हम बढ़ते हैं फूड चेन्स एंड फूड वेब्स के बारे में। तो the transfer of food energy from producers to consumers happens through pathways known as food chains and food webs. यानी फूड एनर्जी जो है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक जिन रास्तों से जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फूड चेन्स या फूड वेब्स कहते हैं। सो फूड चेन क्या होता है? अ फूड चेन इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस शोइंग हु ईट्स होम इन एन इकोसिस्टम। यानी ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस है जो दिखाता है कि इकोसिस्टम में कौन किसे खा रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझो, से ग्रास जो है, ग्रास ग्रास से ग्रास हॉपर से, यानी ग्रास कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। अब फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। अब स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। सो ये एक टाइप से जो है ना, पूरा वेब बन रहा है, 1 2 3 4 देन ये 5। सो yeah, there are two types of food chains. The grazing food chain starts with living green plants. The detritus food chain starts with dead rotting organic matter and is eaten by earthworms and fungi. So basically दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसमें जो है जिंदा ग्रीन प्लांट से जो है ना स्टार्ट होती है। और दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन, जिसमें डेड रॉटिंग मैटर से स्टार्ट होता है, जिसे अर्थ वॉर्म्स और फंजाई कहते हैं। नाउ समझते हैं फूड वेब क्या होता है। व्हाट इज फूड वेब? इन रियल लाइफ नेचर इज नॉट अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। अ फ्रॉग कैन बी ईटन बाय अ स्नेक, बट इट कैन ऑल्सो बी ईटन बाय अ लार्ज बर्ड। A rat can eaten by a rat can eat grain, but it can be hunted by owls, snakes, or cats. When multiple food chains overlap and connect with each other, they form a complex spider web-like structure called a food web. Food webs are extremely important because they give animals multiple choices for food. If one animal disease wipes out the frogs, the snakes won't starve. They will simply start hunting mice instead. Food webs make the ecosystem stable and strong. सो बेसिकली अब गाइस एक बार इसे जो है ना, फूड वेब को कंसेप्ट को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट, सो रियल लाइफ में जो है ना, नेचर बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं है। हम्म एक जो है ना, जैसे एक मेंढक जो है, एक मेंढक को इस सांप खा सकता है, पर उसे एक बड़ा बर्ड भी खा सकता है। जब बहुत सारी फूड चेन जो है ना आपस में ओवरलैप करती है और कनेक्ट होती है, तो वो एक क्या बना लेते हैं? और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है, बहुत ही ज़्यादा जटिल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के लिए जो मकड़ी के जाले होते हैं, जो स्पाइडर वेब होता है, वैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे फूड वेब भी कहते हैं।
सो अगर मैं एक चीज़ इसमें अगर बताऊँ आपको कि ये एनिमल्स को जो है ना खाने के मल्टीपल चॉइसेस देता है। अगर किसी बीमारी से फ्रॉग्स मर जाए तो स्नेक जो है ना भूखा नहीं मरेगा, वो चूहों को चूहों का शिकार करके करने लगेगा। फूड वेब जो है ना इकोसिस्टम को एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक ये जानवर है, स्नेक है, वो केवल फ्रॉग ही खाएगा, वो माइस भी खा सकता है अगर फ्रॉग अवेलेबल ना हो तो, या माइस अवेलेबल ना हो तो फ्रॉग खा सकता है। सो दिस इज काइंड ऑफ फूड स्ट्रक्चर व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ what is ecological pyramids? So in 1927 an ecologist named Charles Elton introduced the concept of ecological pyramids. These are visuals triangle shaped diagrams used by scientists to easily show the relationship between different organisms in an ecosystem. The producers plants are always kept at the wide base of the pyramid and the top carnivorous tigers are placed at the narrow top tip apex. यानी इसका मतलब ये है कि जो 1927 में जो ना इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन ने जो ना इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था, ये ट्राइंगल शेप के विजुअल डायग्राम्स है जो दिखाते हैं कि इकोसिस्टम में एनिमल्स के आपस में क्या रिलेशन है। सो प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हो गए हमेशा पिरामिड के सबसे नीचे बोले तो वाइड बेस पर होते हैं, और टॉप पर जो है कार्निवोरस यानी टाइगर सबसे ऊपर यानी नैरो एपेक्स पर होते हैं। सो पिरामिड ऑफ नंबर्स, दिस पिरामिड काउंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। बेसिकली एक टाइप का ऐसे करके पिरामिड रहता है जिसमें लेवल सारा बता दिया गया है कि यहाँ पे ये लेवल के एनिमल्स होंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। फूड चेन एक टाइप से बता रहे हैं, फूड वेब। So, this pyramid counts the total number of individual organism at each level. For instance, in a grassland, there are millions of blades of grass at the bottom, thousands of grasshoppers above them, hundreds of frogs, and maybe just one or two eagles at the top. It is usually upright. इसका मतलब क्या है, ये जो ना हर लेवल पर ऑर्गेनिजम्स के टोटल नंबर को काउंट करता है। जैसे एक ग्रास लैंड में बेस पर मिलियंस घास के जो है ना पत्ते होंगे, उनके ऊपर थाउजेंड्स ग्रास हॉपर्स, उनके ऊपर हंड्रेड्स फ्रॉग्स और टॉप पर सिर्फ एक या दो ईगल्स। ये आमतौर पर सीधा अपराइट होता है। नाउ pyramids of biomass. Instead of counting numbers, the pyramids measures the total dry weight biomass of living creatures at each level. It tells us the total mass of living tissues in the ecosystem. यानी जो ना ये नंबर्स काउंट करने के बजाय हर लेवल के लिविंग क्रिएचर्स के जो ना टोटल ड्राई वेट जो बायोमास को जो है ना मेजर करता है। Pyramid of energy. This is the most important pyramid. It shows the amount of energy available at each trophic level. The pyramid of energy is always strictly upright straight. It can never be upside down. This is because of the 10% law mentioned earlier. Energy is always highest at the plant level and lowest at the top predator. यानी जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दिखाता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है। ये हमेशा स्ट्रिक्टली अपराइट यानी सीधा होता है। ये जो है ना कभी जो है ना उल्टा नहीं होता, अपसाइड डाउन नहीं होता। ऐसा जो है ना 10% लॉ की वजह से होता है। एनर्जी जो है हमेशा प्लांट लेवल पर हाईएस्ट होती है और टॉप प्रीडेटर लेवल पर लोएस्ट रहती है। नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है ये समझो। Ecosystems are not built in a day. They develop over hundreds or thousands of years together through a process called ecological succession. It is the natural step-by-step replacement of one plant and animals community by a newer, more complex community. यानी इकोसिस्टम जो है ना एक दिन में नहीं बनते, वो सैकड़ों हजारों साल में एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप होते हैं, जिसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये एक प्लांट और एनिमल कम्युनिटी का नहीं और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी से स्टेप बाय स्टेप नेचुरल रिप्लेसमेंट होता है। सो इमेजिन अ मैसिव volcanic eruption leaves behind nothing but bare hard dead rocks. For years nothing grows. Eventually tiny hardy plants called lichens and mosses pioneer species attached to the rock. As they grow and die, they slowly produce a tiny bit of soil.
Wind blows grass seeds into the soil. Soon grasses cover the area. The grasses create deeper soil, allowing small bushes and shrubs to grow. Finally, after hundreds of years, large trees take root, turning the area into a dense, dark, permanent forest. The final stable forest that does not change anymore is called the climax community. This incredible journey from a dead rock to a living forest is the magic of ecological succession. Right. So, अब समझो इसका मतलब होता क्या है. सो बेसिकली जो है ना, ये जो है ना, एक टाइप से जो है ना, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ बेसिकली यहाँ तक हुआ क्या है. ये एक टाइप का जो है ना मैजिक जर्नी है इकोलॉजिकल सक्सेशन में. सोचिए, अगर एक वोल्केनो फटने के बाद सिर्फ डेड हार्ड रॉक्स बचते हैं तो सालों तक वहाँ कुछ नहीं उगता. धीरे धीरे टाइनी हार्डी प्लांट्स जैसे लाइचेंस और मॉसेस जो है ना रॉक पर चिपक जाते हैं. इन्हें पियोनियर स्पीसीज कहते हैं. जब ये उगते और मरते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी जो है सॉइल बनती है. हवा से ग्रास यानी घास के जो है ना सीड्स आते हैं और घास उगने लगते हैं. सो घास और डीप मिट्टी जो है ना बनाती है. ये बहुत टाइप से एक मिट्टी बनाती है जिसे बसेस और जो है ना श्रब्स उगते हैं. फाइनल स्टेज में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बाद वहाँ जो है ना बड़े ट्रीज उग जाते हैं और इससे क्या होता है, वो एरिया एक डेंस परमानेंट फॉरेस्ट बन जाता है. सो इस फाइनल स्टेबल फॉरेस्ट को जब और चेंज नहीं होता तो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोले तो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है. इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं. एक डेड रॉक से लिविंग फॉरेस्ट बनने के इस पूरे मैजिकल सफ़र को ही एक लॉजिकल सक्सेशन कहते हैं. So yes guys, I hope you all understood this particular topic. Now अब हम करते हैं चैप्टर थर्ड, दैट इज मेजर इकोसिस्टम. यस, चैप्टर थ्री, मेजर इकोसिस्टम्स. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहला अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. यानी आपको बताना है कि जो इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब इकोसिस्टम की वैरायटी को अब हमें समझना है, किस किस तरीके के वैरायटी के होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. The Earth is a massive, beautiful planet with widely different climates. The climate of a region, which mainly includes its average temperature and the total amount of annual rainfall, acts as the ultimate decider of what kind of life can survive there. Because the climate is so different across the globe, the types of plants and animals and landscape also differ completely from one place to another. This beautiful variety of natural habitat is called ecosystem diversity. तो मतलब समझो क्या होता है. सो बेसिकली जो है ना, अर्थ पर जो है ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स क्यों मिलते हैं, ये समझो. क्योंकि हमारी अर्थ जो है ना एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट है जहाँ का क्लाइमेट हर जगह अलग अलग होता है. राइट. सो जैसे दिल्ली का क्लाइमेट अलग होगा या पर्टिकुलर टाइम पे, और लंदन का क्लाइमेट अलग होगा पर्टिकुलर टाइम पे. सो किसी रीजन का क्लाइमेट जो है ना, वहाँ के एवरेज टेम्परेचर या साल भर में जो होने वाले जो भी टोटल रेनफॉल होते हैं, उसी पर जो ना अल्टीमेट डिसाइड होता है, जिसे हम डिसाइडर भी कहते हैं. सो वहाँ किस तरीके की लाइफ सर्वाइव करेगी. एंड क्योंकि पूरी दुनिया में क्लाइमेट अलग अलग है, इसलिए वहाँ के जो ना प्लांट्स, एनिमल्स और लैंडस्केप्स के नज़ारे भी जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. सो नेचुरल हैबिटेट जो है ना घर की इस खूबसूरत वैरायटी को ही क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं. To make it easy for students to understand, scientists broadly classify all the so अब आप जैसे बच्चों को इसे और अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट ने जो है ना इसे ब्रॉडली क्लासीफाई किया ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ इनटू टू मैसिव कैटेगरीज. सबसे पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच आर एंटायरली बेस्ड ऑन लैंड, और एक्वेटिक इकोसिस्टम विच आर एंटायरली बेस्ड ऑन वाटर. Every single living creature on this planet belongs to one of these major ecosystems. So बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ाई को जो है ना आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने अर्थ के सारे इकोसिस्टम को जो है ना दो मैसिव कैटेगरीज में बांटा है. सबसे पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि पूरी तरह यानी ज़मीन पर जो जो भी लैंड बेस्ड है उस पर, और एक्वेटिक यानी जो पूरी तरह पानी पर बेस्ड है. सो प्लैनेट का हर जिंदा जीव इन्हीं दोनों में रहता है, या तो ज़मीन पे रह सकता है या पानी में रह सकता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स. सो terrestrial ecosystems are land based communities of organisms and their non living environment.
They cover about 28 to 30% of the Earth's surface. The most critical factors that shape a terrestrial ecosystem are moisture, rainfall, and temperature. Let's look at the three most important types of land ecosystems in deep detail. इसमें बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ना, वो ज़मीन पर बेस होते हैं और अर्थ का लगभग 28 टू 30% सरफेस जो है कवर करते हैं। इन्हें बनाने में सबसे क्रिटिकल रोल जो है किसका होता है, रेनफॉल बोले तो मॉइस्चर का और टेम्परेचर का होता है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा टाइप हो गया अपना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फॉरेस्ट आर एरियाज completely dominated by massive towering trees and thick undergrowth of bushes. To support such huge plant growth, a forest requires a very high and regular amount of rainfall. फॉरेस्ट्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, बेसिकली गाइज इसका मतलब ये है कि जो है ना फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहाँ जो है ना बहुत लंबे ट्रीज और घनी बसेस यानी झाड़ियाँ होती है। इतने बड़े प्लांट्स को उगाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा और रेगुलर रेनफॉल की हमें ज़रूरत होती है। इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ लाइफ इसमें हमें मिलता है। दुनिया में जो है तीन मेन तरह के फॉरेस्ट होते हैं। सबसे पहला आ गया अपना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ये जो है ना इक्वेटर के पास मिलते हैं, जैसे साउथ अमेरिका का अमेजोन रेन फॉरेस्ट या इंडिया का जो वेस्टर्न घाट्स हो गया, राइट। सो यहाँ जो है ना पूरे साल बहुत हैवी रेनफॉल और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सनलाइट मिलती है, क्योंकि यहाँ कोई ड्राई सीजन बोले तो सूखा मौसम नहीं होता है। इसलिए पेड़ अपने सारे जो है ना पत्ते एक साथ कभी नहीं गिराते और जंगल जो है हमेशा डार्क ग्रीन रहता है। ये इतने घने डेंस इसलिए होते हैं ताकि इनके जो है ना लंबे पेड़ एक जो है ना कैनोपी बोले तो चटारी बना लेते हैं, जिससे धूप ज़मीन तक जो है ना नहीं पहुंच पाती। इसलिए ये जो है ना मिलियंस कलरफुल बर्ड्स, मंकीज, स्नेक्स और इंसेक्ट्स में मिलते हैं हमें। नाउ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये क्या होता है समझो। ये जो है ना उन रीजन्स में मिलते हैं जहाँ क्लियर अलग अलग मौसम्स होते हैं। एक क्लियर समर हो गया, विंटर हो गया और एक ड्राई सीजन हो गया। सूखे और ठंडे मौसम में जो पानी बचाने के लिए यहाँ के जो है ना ट्रीज ने जो है ना एक मैजिकल ट्रिक सीख लिया है। वो ऑटम यानी पतझड़ में जो है ना अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। जब स्प्रिंग में बारिश वापस आती है तो ये जो है ना नए हरे पत्ते आ जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें बेसिकली एग्जांपल्स में आगे जैसे सेंट्रल इंडिया और यूरोप के जो है टीक साल हो गए और ओक फॉरेस्ट हो गया, वो सब आता है। नाउ कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोले तो ताइगा। अब ये क्या होता है ये समझो। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है, ये जो ना हिमालय, कनाडा और रसिया जैसे फ्रीजिंग कोल्ड और स्नोई माउंटेन रीजन्स में जो ना मिलते हैं। यहाँ का मौसम नॉर्मल फ्लैट लीव्स पत्तों के लिए बहुत जो है ना हार्श है। इसलिए यहाँ के पेड़ों जो जो पीने फिर स्प्रूस हो गया के पत्ते जो है ना निडल सुई जैसे शार्प होते हैं और उन पर एक वैक्सी कोटिंग होती है। बेसिकली ये पत्तों को जो है ना जमने यानी फ्रीजिंग से जो है ना रोकती है और हैवी स्नो को पेड़ों पर रुकने और ब्रांचेस को तोड़ने से इसे बचाती है। ना अब हम बढ़ते हैं हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में। ग्रासलैंड्स आर वास्ट ओपन एरियाज ऑफ लैंड फाउंड इन रीजन्स दैट रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। The rain here is too little to support the growth of giant thirsty trees, but it is just enough to prevent the areas from turning into a dead, dry desert. As the name suggests, the landscape is almost completely covered with thick all grasses and only a few scattered, lonely trees. Grasslands are extremely important because they are the feeding grounds for the world's most magnificent grazing animals, herbivores like massive herds of zebras, wild buffaloes, bison, deer, and wild horses. Because there are so many herbivores, grasslands naturally attracts the Earth's fastest and strongest top predators such as lions, cheetahs, and wolves. The savannas of Africa and the prairies of North America are famous grassland ecosystems. बेसिकली गाइस जो है ना अगर मैं आपको बताऊं ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिकली यहाँ जो है ना घास के मैदान होते हैं। ग्रासलैंड्स बहुत बड़े होते हैं, खुले मैदान होते हैं जहाँ मॉडरेट रेनफॉल यानी ठीक ठाक बारिश भी हो जाती है।
और यहाँ जो है ना इतनी बारिश नहीं होती कि बड़े-बड़े ट्रीज़ उग सके, या लेकिन इतनी बारिश ज़रूर होती है कि ज़मीन जो है ना डेज़र्ट यानी रेगिस्तान ना बन सके। सो ये एरिया पूरी तरह थिक, टॉल और घास से ढका हुआ होता है, जैसे कहीं-कहीं अकेले पेड़ दिख जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये दुनिया के जो है ना सबसे शानदार ग्रेज़िंग एनिमल जैसे हर्बीवोरस जैसे ज़ेब्रास, वाइल्ड बफ़ेलोज़ हो गए, डियर हो गए और वाइल्ड हॉर्सेस हो गए, इन सब की फीडिंग ग्राउंड यानी खाने की जगह है। सो इतने सारे हर्बीवोरस होने के वजह से जो है ना यहाँ नेचुरली दुनिया का जो है ना सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्ग टॉप प्रेडेटर्स आते हैं, जैसे लायंस हो गए, चीतास हो गए और वॉल्स हो गए। एग्जाम्पल लिए जैसे अफ्रीका का सवानास और नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज हो गए, ये सब आ जाता है इसमें। नाउ डेजर्ट इकोसिस्टम। अब डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है ये समझो। बेसिकली जैसे जो रेगिस्तान हो गया, डेजर्ट्स एरिया का सबसे जो है ना हार्शेस्ट और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स होता है इसमें, यानी ये ऐसी जगह है जहाँ साल भर में बहुत कम बारिश यानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना ब्रूटल होता है। दोपहर में धूप से बर्निंग हॉट यानी बहुत गर्म, और रात को फ्रीजिंग कोल्ड होता है, क्योंकि हीट ट्रैप करने के लिए कोई क्लाउड्स नहीं होता। सो यहाँ ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को जो है ना स्पेशल अडेप्टेशंस यानी बदलाव करने पड़ते हैं। सो प्लांट्स अडेप्टेशंस में बेसिकली कैक्टस जैसे प्लांट्स ने जो है ना नॉर्मल लीव्स को पूरी तरह छोड़ दिया है, क्योंकि फ्लैट लीफ से पानी धूप में जो है ना इवेपोरेट हो जाता है। उनके पत्ते शार्प स्पाइंस यानी कांटों में बदल गए हैं, ताकि पानी जो है ना बचे और उनका प्यास जो प्यासे एनिमल्स उन्हें खा ना सके। उनकी थिक जो है ना फ्लैशी ग्रीन स्टेम्स यानी तने वाटर टैंक्स की तरह जो है ना काम करती है, जो महीनों तक पानी स्टोर कर सकती है। जो कांटे वाले पौधे नहीं रहते जिसे हम कैक्टस बोलते हैं। और अगर हम एनिमल अडेप्टेशंस की बात करें, तो जैसे डेज़र्ट एनिमल्स जो पानी बचाने में एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे ऊँट हो गया, जिसे सिप ऑफ द डेज़र्ट भी कहते हैं, राइट? सो एक बार में दर्जनों लीटर पानी पी सकता है ये, और जो है ना फिर कई दिनों तक जो है ना ये पानी पिए बिना ज़िंदा रह सकता है। यानी उसके जो हम्प रहता है, बोले तो कूबड़, उसमें जो है ना फैट स्टोर होता है, जो उसे एनर्जी देता है। रैट्स और स्नेक्स जैसे छोटे एनिमल्स भी वहाँ पे बेसिकली नॉक्चुरल होते हैं। मतलब वो जो है ना गर्म दोपहर में अंडरग्राउंड बुरोस यानी बिलों में जो है ना छिपे रहते हैं, और सिर्फ रात को शिकार के लिए बाहर आते हैं। अब बढ़ते हैं एक्वेटिक वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स। ये क्या होता है? बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ना पूरी तरह पानी पर बेस्ड है, और अर्थ का लगभग 70% से ज़्यादा हिस्सा कवर करते हैं। इनमें जो है ना मेन रूप से उनकी जो है ना सैलिनिटी, बोले तो जो उसमें जो नमक की मात्रा है, उसमें जो सॉल्ट का कंटेंट है, उसके बेस पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला आ जाता है अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसमें बेसिकली इन पानी की जगहों पर जो है ना नमक, जो सॉल्ट कंटेंट जो है ना बिल्कुल ज़ीरो या बहुत कम होता है। इंसान जो है, लैंड एनिमल्स और बर्ड्स जो है ना पीने के पानी के लिए सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। यानी पानी के मूवमेंट के हिसाब से इन्हें दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है लैंटिक, बोले तो स्टैग्नेंट वाटर, यानी लैंटिक का मतलब होता है रुका हुआ या शांत पानी। इसमें पॉन्ड्स, तालाब्स हो गए, लेक्स हो गए और मडी स्वैप्स हो गए, जो दलदल आते हैं। सो पानी ना बहने की वजह से जो है ना यहाँ फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी, वाटर लिलीज और भी कई तरीके के जो है ना बहुत सारे इसमें बोले तो क्रिएचर्स मिलते हैं। देन लॉटिक, जिसे हम फ्लोइंग वाटर भी कहते हैं। सो लॉटिक का मतलब है फास्ट मूविंग, बहता हुआ पानी। इसमें माउंटेन्स, स्ट्रीम्स और गंगा या अमेज़न जैसी जो है ना मैसिव रिवर्स आती हैं। क्योंकि पानी जो है रॉक से लगातार टकराता है, इसमें हवा मिक्स हो जाता है और ये फ्रेश ऑक्सीजन से भर जाता है। इसलिए यहाँ सैल्मन और ट्रॉट जैसी स्ट्रॉन्ग स्विमिंग और ऑक्सीजन हंग्री फिशेस भी मिलती है। नाउ मेरीन ओशन इकोसिस्टम्स, ये क्या होता है समझो। अम, अब मैरीन ओशन इकोसिस्टम क्या होता है, यानी समुद्री इकोसिस्टम। ये जो है ना ये मैसिव और हाईली सॉल्टी यानी खड़े पानी की बॉडीज हैं, जो अर्थ का जो ऑलमोस्ट 3/4 जो है ना 3/4 सरफेस कवर करता है। जो ओशंस हो गए, समुद्र हो गए, सीज हो गए। सो मैरीन इकोसिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा डीप और डार्क और कॉम्प्लेक्स होते हैं।
सो इसमें बेसिकली जो है ना टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिन्हें जो है फाइन फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो दुनिया का हाफ से ज़्यादा यानी 50% प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ अर्थ की जो है ना सबसे बड़ी जानवर मैसिव ब्लू व्हेल भी मिलती है। सो ओशंस बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये जो है ना मैसिव अमाउंट में सोलर हीट अब्जॉर्व करते हैं, जिससे हमारा ग्लोबल वेदर और क्लाइमेट कंट्रोल होता है। नाउ ईस्चुअरीज क्या होता है ये समझो। एन ईस्चुअरी इज अ मैजिकल हाईली यूनिक ट्रांजिशन जोन वेयर अ फ्रेश वाटर रिवर मीट्स द सॉल्टी ओशन। यानी एक एक जो है ना एस्चुरी एक बहुत ही मैजिकल और यूनिक ट्रांजिशन जोन होती है जहाँ एक मीठे पानी की नदी जैसे जो फ्रेश वाटर रिवर और खरे समुंदर जैसे सॉल्टी ओशन से मिलती है। सो यहाँ के पानी को जो है ना ब्रैकिस यानी फ्रेश और सॉल्ट वाटर का परफेक्ट मिक्स कहते हैं। सो ऑस्ट्रिच वायलेंट ओशन वेव से जो है ना सेफ और शांत रह होती है क्योंकि रिवर पहाड़ों से बहता है, सारी रिच मिट्टी और न्यूट्रिशन वहाँ बहाकर जो है ले जाता है, इसलिए ऑस्ट्रिच जो है ना इनक्रेडिबली फर्टाइल और उपजाऊ होती है। एंड because the river brings down tons of rich and nutrients from the mountains, estuaries are incredibly fertile, यहाँ की fertile होती है। They act as nurseries or safe breeding grounds for millions of small fish, crabs, shrimps, and migratory birds. Mangrove forests, like the famous Sunderbans in India, grow in these Austrian zones and protect the coastline from deadly cyclones. यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है ना मिलियंस छोटी फिशेस हो गए, क्रैब्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए और माइग्रेटिव बर्ड्स जो रहते हैं, उनके लिए एक टाइप से ये जो है ना नर्सरीज होता है या सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरह काम करता है। सो इंडिया के जो है ना फेमस सुंदरबंस के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ऐसे ही जो है ना एस्ट्रोइन जोन्स में उगते हैं और कोस्ट लाइन को डेडली साइक्लोन से बचाते हैं। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना थर्ड चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो यस, मिलेंगे नई